Hi everyone, so this is a demo class for our new course that we are starting from 3rd of April. So that is going to be a prelims crash course for GS economy. Okay, so basically जब भी हम prelims के बारे में बात करते हैं तो first thing for preparation that comes is कि आपको questions की practice करनी है. जितना ज़्यादा आप questions practice करोगे उतना ज़्यादा you will be confident before going in your exam hall. ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो दैट वी विल एनालाइज थ्रू आवर प्रीवियस ईयर्स ऑब्वियसली. सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अ प्रीवियस ईयर्स बेस्ड प्रिपरेशन. ओके, इसमें हमने क्या किया है, हमने लास्ट अराउंड 25 ईयर्स के क्वेश्चंस को लिया है, एनालाइज किया उसको और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया है. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट टेक वन पर्टिकुलर टॉपिक, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हम. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के बाद वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस विच एवर हैव कम थ्रू दैट कॉन्सेप्ट. उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो हम कवर करेंगे. ओके, सो ऑलवेज जब भी आप नॉर्मली भी पूरे जनरल स्टडीज़ की भी आप प्रैक्टिस करते हो प्रीलिम्स में, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज जितना भी आप रीड कर लो, जितना भी आप स्टडी कर लो बुक्स को, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. Okay, so your preparation starts when you are solving questions and when you are able to solve those questions. ठीक है, और topics उसी से पता चलेंगे जब आप previous years देखोगे, जहाँ से questions already आ चुके हैं, आपको पता है कि वो relevant area है. Okay, so this course is going to be the whole relevant preparation for your prelims. Okay, अब इसके लिए हमने एक chapter list बनाई है. Okay, तो जितने भी past 25 years के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, एनालाइज किया है, उससे रिलेटेड हमने 10 टॉपिक सेग्रीगेट किए हैं इकोनॉमिक्स के. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने चैप्टर्स बना दिए हैं. उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे. ओके, अगर आप भी एनालाइज करोगे तो यू विल सी कि कई बार ऐसा होता है कि एक, आपको मैं एग्जाम्पल भी दूंगी, जब एक ही साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में ही एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस आए हुए थे इकोनॉमिक्स के. ठीक है, और उसी के कॉन्सेप्ट के अराउंड वो घूम रहा है. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वो 6 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, सिमिलरली बाकी ईयर्स में भी अगर आपके वो टॉपिक्स क्लियर हैं, अगर जो रेलेवेंट एरियाज हैं वो आपको क्लियर है, वो उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं, तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. उसी के अराउंड मोल्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, एंड मोस्टली करंट से रिलेटेड होता है, बट स्टैटिक को इन्वॉल्व करके करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. ओके, सो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर द एग्जाम. ओके, सो लेट्स सी द चैप्टर लिस्ट दैट वी हैव मेड. ओके, द फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन, इन विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग विल बी कवर्ड. ओके, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, जीएनपी, ये कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हैप्पीनेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्सेट्रा. देन इकोनॉमिक प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सब कवर होगा. प्लानिंग, द जो चेंजेस आए हैं, चेंजेस इन द प्लानिंग इन द इंडियन इकोनॉमी. देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. देन इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, दैट वी विल सी. देन एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमी रिलेटेड पार्ट है, अब एमएसपी से रिलेटेड या फिर जो भी प्रोक्योरमेंट प्राइजेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन इंडस्ट्री, देन फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया विच विल इंक्लूड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी एंड एवरीथिंग. देन 8th इज फिस्कल पॉलिसी. 9th इज एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, बीओपी का पार्ट क्लियर होगा. देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक नॉर्मली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब हम कवर करेंगे. ओके, so these are the topics that we have segregated. One by one we'll take each topic and we'll see the concepts related to that and then we'll solve the questions related to these topic. Okay, so these are some of the topics जिससे ज़्यादा से ज़्यादा maximum amount of questions आए हैं past years में. Okay, so आज के लिए there will be a demo. We'll take one small topic we'll understand that, the concept behind that, and we'll try to solve the questions. Okay, so उससे आपको idea लग पाएगा कि स्मॉल कॉन्सेप्ट से जो शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं जिसमें, उससे हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और वो डिफरेंट वेज में पूछे गए हैं क्वेश्चंस. ओके, सो वी विल टेक अ स्मॉल टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, जब हम स्टार्ट करेंगे 3rd of April से, वील स्टार्ट इट लाइन वाइज फ्रॉम फर्स्ट. ओके, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग अ डेमो, सो वी विल टेक ऑफ इन्फ्लेशन. ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन होता क्या है? ओके अगर आप हिंदी में बोलोगे महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन, ओके बट किस तरह की महंगाई, कैसे होती है, किस वे में हम बोलते हैं कि अब इन्फ्लेशन हुआ है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है? अब इसकी एक डेफिनेशन पढ़ो आप। इन्फ्लेशन इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रेट एट विच द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें जो हाईलाइटेड कंटेंट है, क्वांटिटेटिव मेजर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके क्वांटिटेटिव मेजर है ये। क्वांटिटेटिव का मतलब कि एक न्यूमेरिकल मेजर है, हम मेजर कर सकते हैं इसको नंबर्स के टर्म पे, ओके अब हम समझेंगे कैसे क्वांटिटेटिव बोला गया है। सेकंड थिंग इज बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स कि इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम एक बास्केट लो, आप उसमें कुछ कुछ चीज़ें आप डालो, ठीक है, आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट करो, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज यू विल सेलेक्ट एंड यू विल ऐड इट इन योर बास्केट एंड देन यू विल सी आज जो उसकी वैल्यू है और 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस बास्केट की, दैट मीन्स देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ओके इस तरीके से मेजर किया जाता है, तो वो क्वांटिटेटिव मेजर है एक, ठीक है। दीज आर पर्टिकुलर सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू विच दैट वी ourselves select and then we'll see that if there is inflation in the economy, when we'll see the value if it has changed in the duration of time, okay then अब इसके आगे इन्फ्लेशन एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस, दैट इज इन्फ्लेशन occurs, each unit of currency buys fewer goods and services, consequently inflation reflects reduction in purchasing power per unit of money, okay। तो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करने का मतलब होता है इन्फ्लेशन हुआ। ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। थोड़े टाइम पहले हमें 20 रुपीज़ में, आप एक 20 रुपीज़ की एक वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है, उसमें हम 2 लीटर्स की पेप्सी की बोतल ले पा रहे थे, ठीक है। अब हम सिर्फ ½ लीटर की पेप्सी की बोतल ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 20 रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई है, ओके। अब इस बास्केट ऑफ गुड्स में हमने सिर्फ पेप्सी लिया है, ठीक है। अब उस टाइम पर हम 20 रुपीज़ की इतनी बड़ी बोतल ले पा रहे थे, आज हम 20 रुपीज़ की सिर्फ ½ लीटर की बोतल ले पा रहे हैं, वो भी नहीं है, अभी तो 32 रुपीज़ के अराउंड है ये वाली, लेकिन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेशन कि 20 रुपीज़ की, दैट मीन्स परचेजिंग पावर कम हो रही है हमारी, ओके। अगर मेरे पास 20 रुपये हैं, अगर आज मैं एक 2 लीटर्स की बॉटल ले पा रही हूँ और 2 साल बाद अगर मैं सिर्फ ½ लीटर की बॉटल ले पा रही हूँ और मेरे पास 20 रुपये हैं, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो रही है, उस 20 रुपये की वैल्यू कम हो रही है। सो दैट मीन्स देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, okay, so this is the concept behind it, okay। So when the general price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services। ये जो unit of currency है, this is able to buy a fewer good that comparatively as it was able to buy earlier, okay। Inflation reflects reduction in purchasing power per unit of money, ठीक है। per unit of money हमारी purchasing power कम हो रही है, that is reflected by inflation, okay। I hope it's clear। अब एक हम कॉन्सेप्ट लेंगे, एक फ्लो चार्ट हम समझेंगे, ओके। रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइजेस। प्राइजेस और मनी सप्लाई में क्या रिलेशन है? प्राइजेस के, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइजेस पे क्या इफेक्ट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है, ये हम देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू, ओके। फर्स्ट, अगर देयर इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई का मतलब क्या है, इसके इंडिकेटर्स डिफरेंट होते हैं, M1, M2, M3, राइट, नैरो मनी, ये सब हम पढ़ेंगे इन डिफरेंट इन द अपकमिंग चैप्टर्स। लेकिन अभी के लिए मनी सप्लाई को आप ये ले सकते हो कि जो द मनी दैट इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मनी हमारा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, उसको आप मनी सप्लाई लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर टैक्स रेट्स कम हो जाते हैं तो मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा। पैसा ज़्यादा कैसे होगा कि टैक्स रेट्स कम हो रहे हैं, तो मेरी सैलरी का कुछ अमाउंट जो ज़्यादा जा रहा था टैक्स में, वो मेरे पास रह गया, ठीक है, तो पैसे ज़्यादा हो गए हमारे पास। अब सिमिलरली बाकी लोगों के पास भी तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, दैट इज देयर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ओके, इन द इकोनॉमी। उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, ठीक है। मनी सप्लाई ज़्यादा होने से देयर विल बी एन इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा परचेज कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकती हूँ। अगर मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकती हूँ तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स विल इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई को चेंज नहीं करेंगे
हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ मनी सप्लाई की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ सकती है। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बढ़ेगी। ओके, वी विल नेवर यूज द वर्ड विल, वी कैन ओनली यूज द वर्ड कैन, इट कैन हैपन। ओके, सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई कैन लीड टू इंक्रीज इन परचेजिंग पावर विच कैन लीड टू इंक्रीज इन डिमांड। ओके, सप्लाई के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। और क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो प्राइजेस बढ़ सकते हैं। प्राइजेस कैसे बढ़ सकते हैं? अगर डिमांड, एक बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे, एक समोसे की शॉप है, ठीक है, उसके पास 10 समोसे हैं, लेने वाले 20 हैं। ओके, देयर आर डिमांड, जो डिमांड है समोसे की वो 20 लोग खड़े हैं लेने के लिए, ठीक है। तो अब उसको पता है कि उसके पास कम अमाउंट है और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार होंगे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। पहले उनके पास कम पैसे थे, अब उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। अब वो जो जिसको बेचने हैं, जिसको सेल करने हैं समोसे, उसके पास कम है लेकिन उसको पता है कि खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वो प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है। ही कैन इंक्रीज द प्राइसेस। ओके, सो प्राइसेस कैन इंक्रीज इन डिमांड कैन लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस। ओके, डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी में तो प्रोड्यूसर्स के पास एक इंसेंटिव होता है कि वो प्राइसेस इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइसेस, और मनी सप्लाई इज लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। इन्फ्लेशन ऑन वन हैंड, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन दी अदर। अब हमने इन्फ्लेशन तो देख लिया, मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन कैसे हुआ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है? इंक्रीज इन मनी विद बैंक्स हम ले रहे हैं, ठीक है। मनी विद बैंक्स कैसे ज़्यादा होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर CRR या SLR रेट कम हो जाते हैं, कि CRR क्या होता है? CRR एंड SLR, ये बाकी का हम द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट वील स्टडी इन द चैप्टर्स। अभी के लिए रिलेटेड टू दिस मनी सप्लाई, CRR के लिए आप समझ सकते हो द अमाउंट दैट द बैंक हैज़ टू कीप विद द RBI, ठीक है, कुछ रेशियो ऑफ अमाउंट दैट द बैंक हैज़ टू keep with the RBI, that is CRR, and the ratio of amount, statutory liquidity ratio is the amount that the bank has to keep with itself. Okay, the ratio of amount that the bank has to keep with itself, so that is SLR, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. तो जितना अमाउंट उनको रखना होता है एज रिजर्व, अगर वो रेट कम हो जाए, अगर उनको कम रखना पड़ेगा रिजर्व, तो उनके पास पैसा ज़्यादा होगा लेंड करने के लिए। ओके, अभी जितना पैसा है लेंड करने के लिए उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब वो लेंड ज़्यादा हो जाएगा अगर लेंड करने के लिए उनके पास पैसा ज़्यादा है और लोन लेने वाले कम हैं। ओके, नॉर्मली बैंक का काम क्या होता है? वो लोन देते हैं, लोन देने के लिए उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी लोन लेने वाले तो कम है, वो कांस्टेंट है उनका रेट जो लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो ज़्यादा लें, उनको इंसेंटिव देने के लिए वो क्या करेंगे? वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे। ओके, अगर बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो हमें क्या लगेगा? अगर हम इजीली हमारा कैश लोन, कार लोन हम कम रेट पे ले सकते हैं या हाउसिंग लोन हम कम रेट पे ले सकते हैं, तो हम ज़्यादा लोन लेने लगेंगे, ठीक है। दैट मीन्स लोन लेने वालों की डिमांड बढ़ने लगेगी, ठीक है। सो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब पहले क्या था? डिमांड वॉज नॉर्मल, ठीक है, डिमांड पे मतलब जो लोन लेना चाह रहे थे उनका इफेक्ट नहीं दिखाया हमने, लेकिन इंक्रीज इन मनी विद बैंक्स, अगर बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, ठीक है, और लोन लेने वाले लोग कम हैं, तो ताकि वो इंसेंटिव दे सके उन लोगों को कि वो लोन लें, उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होंगी, ठीक है, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, उनको इजीली कार मिल पाएगी, उनको इजीली कार लोन मिल पाएगा या हाउसिंग लोन मिल पाएगा, तो वो लोन लेना स्टार्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होंगी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगी तो अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्मेशन होगा इकोनॉमी में, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ओके, तो इंक्रीज इन मनी विद बैंक्स इज लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, राइट। सो हमने दो चीज़ें देखी, increase in money supply is leading to inflation and increase in money supply with banks is leading to economic growth. So there is inflation on one side and economic growth on the other side. Okay, so this is the relation between money supply and prices जब हम increase in money supply के बारे में बात कर रहे हैं। Okay, similarly अगर हम decrease in money supply के बारे में बात करते हैं, so इससे opposite होगा, इसको भी समझते हैं एक बार।
डिक्रीज इन मनी सप्लाई का मतलब पैसा कम है इकोनॉमी में, टैक्स रेट्स इंक्रीज हो गए हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास पैसा कम है, ठीक है, पैसे कम है हमारे पास तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो हम डिमांड कम करेंगे, ठीक है, दिस इज़ द सेम फ्लो। एंड डिमांड कम होगी तो वही आप एग्जांपल ले सकते हो उसी समोसे की शॉप का, अगर उनके पास लोग खरीदने वाले कम हैं, उनके पास ज़्यादा समोसे हैं, तो वो कम रेट पे बेचना शुरू करेंगे, कम पैसे में बेचना शुरू करेंगे ताकि उनके ख़राब ना हो जाए उनके प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनके गुड्स ख़राब ना हो, ठीक है, तो वो वेस्ट ना जाए, इससे बेटर है कि वो प्राइजेस फॉल कर दें, ठीक है, तो प्राइजेस कम होने शुरू हो जाएंगे, ओके, हो सकते हैं, ओके, सो वील ऑलवेज यूज द वर्ड कैन, राइट। Decrease in money supply can lead to decrease in purchasing power. This can lead to decrease in demand, and decrease in demand can lead to fall in prices. Okay. Similarly, decrease in money with banks. अगर CRR and SLR rates ज़्यादा हो जाते हैं तो रिजर्व्स उनको ज़्यादा रखने पड़ेंगे, बैंक्स को RBI के पास ज़्यादा रिजर्व्स रखना होगा, बैंक्स के पास कम पैसा होगा तो वो कम लोगों को लोन दे पाएंगे। अब कम लोगों को लोन दे पाएंगे बट जो लोन लेने वाले लोग हैं वो तो सेम है, तो वो क्या करेंगे, अब सेम हम उसी शॉप का एग्जांपल ले सकते हो, खरीदने वाले ज़्यादा हैं जो यहाँ पर हुआ था, ठीक है, समोसे खरीदने वाले ज़्यादा थे, हमारे पास समोसे कम हैं, हम प्राइजेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हमारे समोसे ज़्यादा प्राइजेस पर भी बिक जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, हमारे पास लोन देने के लिए कम पैसे हैं लेकिन लोन लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, ओके, तो हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं, तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग कम लोन लेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देयर बी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन भी फॉल होगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी फॉल होगी, राइट। सो डिक्रीज इन मनी विद बैंक्स इज लीडिंग टू फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्रीज इन मनी सप्लाई इज लीडिंग टू फॉल इन, सो इट इज लीडिंग टू डिसफ्लेशन और डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ओके। सो प्राइस फॉल on one hand and economic stagnation on the other। हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि it is always good for the, मतलब a moderate amount of inflation और a sustainable amount of inflation is always good for the economy। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा फॉल होने लगे, क्योंकि अगर प्राइजेस, अगर डिसइन्फ्लेशन हो रही है, प्राइजेस बहुत फॉल हो रहे हैं तो देयर बी इट कैन लीड टू जॉबलेसनेस, इट कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो जब भी थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन विल ऑलवेज लीड टू प्रोडक्टिव ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी, ओके, तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है इकोनॉमी की उससे। सो दैट इज़ वाई जब हम यहाँ पे हमने देखा कि इन्फ्लेशन होने से इट कैन ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ओके। सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट, दीज आर द टू फ्लोज, द फ्लो चार्ट्स एंड द ग्राफ्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। अब इसके बेस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी, ओके, अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइजेस, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर सप्लाई सेम है, ठीक है, तो डिमांड को, इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, अगर सप्लाई सेम है, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। नॉर्मली हमें पता है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। सी, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, जब डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो रहा है, सो दिस विल ऑलवेज लीड टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्यों होगा, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम ज़्यादा रेट पर, जब हमने वही एग्जाम्पल लिया था शॉप वाले का, जब डिमांड ज़्यादा हो रही है, या फिर जब आप लोन का एग्जाम्पल लिया हमने, जब हमारे पास कम पैसे हैं लोन देने के लिए लेकिन लोन लेने वाले ज़्यादा हैं, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास जो भी गुड्स हैं वो खरीदने वाले ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास गुड्स कम हैं, तो उनका प्राइजेस हम इंक्रीज़ कर देंगे, बिकॉज हमें पता है वो सेल हो जाएगा, ओके। सो दैट इज़ वाई if there is an increase in the demand for money, then it will lead to an increase in the rate of interest, okay। आप लोन का एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर लोन लेने वाले ज़्यादा हैं तो we'll increase the rate of interest, okay। So answer is B option। Then second is consider the following statements: inflation benefits the debtors, inflation benefits the bond holders। तो इसमें we need to check if both the statements are true or if one of them is true।
तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, आज मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, मैंने लोन लिया है किसी से, ठीक है, मुझे अगले साल उसको वापस देना है 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। अब 100 रुपीज़ से आज जो मैं गुड खरीद पा रही थी या कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, आई वॉज एबल टू परचेज, नाउ दैट प्रोडक्ट आफ्टर 2 years लेट्स से, ठीक है, इफ़ इट इज़ 2023 एंड आई हैव टू रिटर्न इट इन 2025, ओके। अब 2 साल बाद वही प्रोडक्ट जो मैं आज 200 रुपये में खरीद पा रही हूँ, एक बॉटल, एक वी कैन से इफ नॉट 100 लेट्स टेक 50, ओके, 50 रुपीज़ में मैं एक पेप्सी की बॉटल ले पा रही हूँ, ठीक है। वही पेप्सी की बॉटल आगे जाकर 2025 में 55 रुपीज़ की हो रही है, ठीक है। अब मुझे उसको 50 रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट के साथ 55 रुपीज़ वापस देने हैं, ओके। हम एक बहुत छोटा अमाउंट ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। 55 रुपीज़ वापस देने हैं, लेकिन वो उस 55 रुपीज़ की वैल्यू इज सेम एज इट वॉज फॉर 50 रुपीज़ राइट नाउ, ठीक है। आज जो 50 रुपये की वैल्यू है वही 55 रुपये की वैल्यू है आफ्टर 2 years, ठीक है। तो आज जो मुझे, अगर मैंने लोन लिया है, मैंने 50 रुपये किसी से लिए हैं और आगे जाकर मुझे 55 रुपये वापस देने हैं, लेकिन उसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। आज भी मैं उतना ही प्रोडक्ट खरीद पा रही हूँ 50 रुपीज़ से और कल मैं 55 रुपीज़ से भी उतना ही खरीद पाऊंगी। तो अल्टीमेटली मुझे 10% इंटरेस्ट तो देना है, लेकिन उसकी वैल्यू सेम है, उस पैसे की वही वैल्यू है जो आज उस जितना मैंने लिया था उसकी वैल्यू है, चाहे मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस देना है बट मुझे सेम वैल्यू ऑफ अमाउंट वापस देना है। तो इट इज़ गुड फॉर द डेटर जो लोन ले रहा है, ठीक है, क्योंकि जो लोन दे रहा है उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, उसको तो एक तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, इंटरेस्ट रेट लगाया उसने लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही रही, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन जिसने लोन लिया है उसके लिए उसको सेम ही अमाउंट ऑलमोस्ट वापस देना है, चाहे वो न्यूमेरिकल अमाउंट ज़्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही है, ठीक है, जो पहले थी, ओके। सो इट इज़ ऑलवेज इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, ओके। सो आंसर इज 1 ओनली, ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस मे बी कॉज्ड बाय an increase in the money supply, a decrease in the aggregate level of output, an increase in the effective demand, okay। तो पहले एक एक करके देखते हैं। an increase in the money supply, जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं किसकी वजह से बढ़ सकते हैं, कैन बी कॉज्ड बाय, ओके, किस वजह से प्राइजेस बढ़ सकते हैं, इंक्रीज इन, अभी हमने फ्लो चार्ट में भी देखा कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन हो सकती है, ओके। सो दिस इज करेक्ट, ओके। A rise in general level of prices can be caused by an increase in the money supply, money supply होने की वजह से prices बढ़ सकते हैं। A decrease in the aggregate level of output, aggregate level of output मतलब supply कम होने से, अगर supply कम हो रही है तब भी prices बढ़ सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हमारे पास समोसे की शॉप का एग्जाम्पल लिया था, कम समोसे हैं उसके पास तो वो प्राइजेस बढ़ा सकता है, उसके पास कम है लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो आप प्राइजेस बढ़ाकर बेच सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा है, सेम एग्जाम्पल यू कैन टेक, जो आप सेल करना चाह रहे हो उसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन आपके पास चीज़ें कम है, तो डिमांड ज़्यादा है तो भी आप प्राइजेस बढ़ा सकते हो क्योंकि वो लोग ज़्यादा देने को तैयार होंगे, okay। So all of these are correct. An increase in the money supply can also lead to inflation or rise in prices. A decrease in aggregate level of output या फिर supply के कम होने से भी prices बढ़ सकते हैं, effective demand के increase होने से भी prices बढ़ सकते हैं, okay। So all of these, that is 1, 2 and 3 are correct. Next, which of the following is likely to be most inflationary in its effect, okay। सबसे ज़्यादा inflationary क्या हो सकता है इसमें से, repayment of public debt, borrowing from the public to finance a budget deficit, borrowing from banks to finance a budget deficit, creating new money to finance a budget deficit। अब क्या होता है, ये जो सारे ऑप्शंस है ना, these are already, इसका जो अमाउंट है that is already circulating in the economy। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, वो अब पैसा ऑलरेडी है इकोनॉमी में। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, पब्लिक से ही बोरो करके आप बजट डेफिसिट फाइनेंस कर रहे हो, तो ऑलरेडी इकोनॉमी में पैसा है,
बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ऑलरेडी इकोनॉमी में पैसा है, बैंक से बोरो कर रहे हैं आप, लेकिन क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये जो है जब आप नया पैसा जब इकोनॉमी में आता है उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है। ओके जब कोई नया पैसा इकोनॉमी में आता है दैट ब्रिंग्स द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। अब इन सबसे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा बट दे हैव आस्क्ड फॉर मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। ओके इन सबसे इन्फ्लेशन आ सकती है लेकिन मोस्ट इन्फ्लेशनरी विल बी दिस पार्ट, दैट इज डी ऑप्शन। ओके नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, अब हमने देखा था ऑलरेडी उसी फ्लो चार्ट में से आएगा ये, इकोनॉमिक ग्रोथ किसके साथ था, इट इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन। ओके यू कैन सी इन दिस फ्लो चार्ट, increase in money supply, increase in prices, that is inflation, and it is coupled with economic growth. Inflation on one hand and economic growth on the other hand. Okay, so the answer is B option. Okay, so this was the concept behind inflation. हमने देखा, ठीक है, उसी से रिलेटेड हमने अभी 6 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर एक छोटे से कॉन्सेप्ट से हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ओके अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आप इसको देखते हैं रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइजेस, तो इसमें क्या देखा था हमने कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज लीडिंग टू इन्फ्लेशन ऑन दी वन हैंड एंड इज लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन दी अदर। सिमिलरली डिक्रीज इन मनी सप्लाई इज लीडिंग टू disinflation or deflation or fall in prices on one hand and fall in economic growth on the other hand। अब इसको एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि कभी भी इस फ्लो चार्ट को उल्टा नहीं पढ़ना है कि fall in prices will not lead to decrease in money supply, never। okay so you never have to read it otherwise, the vice versa thing। okay हमेशा इसको फ्लो में ही पढ़ना है, ऊपर से इंक्रीज इन मनी सप्लाई may lead to inflation but inflation will not lead to increase in money supply। ओके सो कभी भी इस फ्लो चार्ट को उल्टा नहीं लेना है। ओके दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो दिस इज द वे वी विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, दिस इज जस्ट अ डेमो ऑफ हाउ वी विल बी कवरिंग द सिलेबस इन द अपकमिंग कोर्स। ओके सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इन्फ्लेशन। ओके इन्फ्लेशन भी अभी कवर नहीं हुआ, इन्फ्लेशन का एक छोटा सा पोर्शन हमने कवर किया एक टॉपिक लेकर और उसके क्वेश्चंस लेकर कि हम इस तरीके से करने वाले हैं। ओके सिमिलरली बाकी सब टॉपिक्स का भी वी बी कवरिंग इन द सेम वे, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस वील बी कवरिंग इन द सेम वे। ओके सो आर ओनली मोटिव इज कि आप एक एग्जाम रिलेवेंट स्टडी करें, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एटलीस्ट अगर हम इकोनॉमिक्स आपको करवा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, यू ऑल नो कि 15 to 20 का पोर्शन रहता है, 15 to 20 क्वेश्चंस आते ही हैं प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के। ठीक है तो वो जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कोई भी आपका मिस आउट ना हो, कोई भी एक भी क्वेश्चन। ठीक है तो आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट वी आर trying to help you out in। okay so this is the way we'll be teaching you. Hope you like this session and hope you'll join us from 3rd of April. Thank you and waiting for you. Thanks.